अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। उन दिनों ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई और वजूद भी मौजूद रहता है। अक्सर औक़ात मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे खुशबुओं में रचा बसा कोई मेरे वजूद से चिपका बैठा है। मैं घबरा कर पीछे देखता लेकिन किसी को मौजूद ना पाता। रात को बिस्तर में ऐसा महसूस होता जैसे मेरे साथ कोई और भी मौजूद हो। बेहद मसरूफियात की बदौलत मैं इन बातों की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका। मसरूफियत की वजह बयान करने से पहले अपना मुख्तसर तारुफ करा दूँ। मेरा नाम इमरान अहमद है। मुकामी अखबार में फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से काम करने के अलावा लिखने लिखाने से भी शगफ़ रखता हूँ। अखबारों में मेरे आर्टिकल, मुख्तलिफ डाइजेस्टों में मेरी कहानियाँ छपती रहती हैं। मैं आज तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि आया मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूं या अच्छा राइटर। फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से भी दाद वसूल कर चुका हूं और राइटर की हैसियत से भी काफ़ी पसंद किया जाता हूं। राइटर या आर्टिस्ट बेहद हसास और रहमदिल और साफ़ सुथरी तबीयत के मालिक होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कोई भी खूबी मुझ में नहीं पाई जाती। मैं तबीयतन आज़ाद और अय्याश वाक़ हुआ हूँ। तमाम आमदनी लड़कियों और शराब वगैरह पर उड़ा देने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। लापरवाही और आज़ाद फितरत मेरे खून में रची बसी है। 2 कमरों के छोटे और गंदे फ्लैट में बिल्कुल तन्हा रहता हूँ। किराए के इस फ्लैट के अलावा एक महंगी और हैवी मोटरसाइकिल मेरी वाहिद मलकियत है। देखने में काफ़ी स्मार्ट और ख़ूबसूरत लगने के अलावा चेहरे पर लगी नाजुक और नफीस फ्रेम की ऐनक की बदौलत काफ़ी पढ़ा लिखा दिखाई देता हूँ, जबकि इसमें भी दिखाई देने के अलावा कोई हकीकत मौजूद नहीं है। बीए 3rd डिवीज़न में पास करने के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था और अपनी तमाम तर तवज्जो फ़ोटोग्राफ़ी और लिखने लिखाने पर सर्फ कर दी। बहरहाल बात हो रही थी उन दिनों की मसरूफियत की। मौसम बहार के अवाइल में मुल्क की सतह पर फ़ोटोग्राफ़ी के बड़े पैमाने पर नुमाइश होने वाली थी। पहला इनाम 50,000 रुपये था। मैं शबाब और शराब पर बेधड़क पैसा खर्च करने के बदौलत भारी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ था। यह कर्जा मेरे गले का फंदा बना महसूस हो रहा था। अगरचे मैं पहला इनाम हासिल करने में कामयाब हो जाता तो इन कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकता था। इसलिए उन दिनों मैं फ़ोटोग्राफ़ी पर आम दिनों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ये एक ऐसी ही सुरमई शाम का वाक़या है। मैं तमाम दिन फ़ोटोग्राफ़ी के बाद अपनी 4 अदद रीलों के साथ थका हारा फ्लैट में दाखिल हुआ। मुँह हाथ धोकर मैंने कमरे के साथ बने डार्क रूम का रुख किया। कुछ देर बाद तमाम तस्वीरें धुली हुई मेरे सामने मौजूद थी, जबकि मैं अपने चश्मे को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद बग़ौर उनका मुआयना कर रहा था। मेरे चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नुमायाँ थे। मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। तस्वीरों का रिज़ल्ट मेरी तवक्कुआत और मयार पर पूरा उतरता नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नज़र मेज़ के कोने पर रखी हुई खूबसूरत और हसीन लड़की की तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर कहाँ से आई? बुड़बुड़ाते हुए मैंने तस्वीर उठा ली। मूसलाधार बारिश में खड़ी हुई लड़की सफ़ेद कपड़ों में आसमान से उतरी हुई हूर दिखाई दे रही थी। नेशनल सफारी पार्क में खींची उस तस्वीर में बारिश के कतरे तक साफ दिखाई दे रहे थे। बिलाशुबा फ़ोटोग्राफ़ी का आला और ख़ूबसूरत नमूना इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद था। यह हकीकत थी कि जिसने भी ये तस्वीर खींची थी वो ज़रूर कोई बड़ा फ़ोटोग्राफ़र रहा होगा। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर ये फ़ोटो मेरे कमरे में कहाँ से आई। मैं नेशनल सफारी पार्क ज़रूर गया था, मैंने वहाँ तस्वीरें भी खींची थी, लेकिन किसी लड़की की तस्वीर हरगिज़ नहीं खींची थी। और फिर उस दिन बारिश नहीं हुई थी, मतला साफ़ था, बल्कि चमकदार और रोशन दिन मेरी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बिल्कुल मौजूद था। फिर ये तस्वीर कहाँ से टपक पड़ी? कुछ सोचकर मैं डार्क रूम की जानिब चल दिया। डार्क रूम में तस्वीरों के नेगेटिव वैसे भी मौजूद थे। मैंने नेगेटिव उठाए और उस लड़की की तस्वीर तलाश करने लगा। तीसरी फिल्म के आखिर में उस तस्वीर का नेगेटिव मौजूद था। अब तो मुझे तमाम कमरा घूमता हुआ महसूस होने लगा। मामला कुछ पुरस्रार मालूम हो रहा था। बहरहाल अपनी लापरवाह फितरत के हाथों मजबूर होकर मैंने इस मामले पर ज़्यादा सर खपाना मुनासिब नहीं समझा और कपड़े बदलकर बिस्तर में जा घुसा। थोड़ी देर के बाद मैं ख्वाबों की दुनिया में उस हसीन दोशीज़ा के साथ हवाओं में उड़ता फिर रहा था। 1-2 दिन में ही उस वाक़ये को भूल गया।
तमाम दिन फोटोग्राफरी और आवारागर्दी करने के बाद मैंने अपनी 6 सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल का रुख उजड़े हुए बोसीदा पार्क की जानिब कर दिया। मोटरसाइकिल एक जानिब खड़ी करके जब मैं पार्क में दाखिल हुआ तो इर्द गिर्द के मोहल्ले के लड़कों लड़कियों ने पार्क को सर पर उठा रखा था। मैं एक साइड पर नस्ब बेंच पर बैठकर उन्हें दिलचस्पी से देखने लगा। आपने बचपन में ये खेल ज़रूर खेला होगा। एक लड़की बाग में बैठी रो रही थी। इसका कोई साथी नहीं है, जिसको लेना है ले लो। और फिर बच्चों का जम्मे गफ़ीर उस अकेली और रोती हुई लड़की पर टूट पड़ता है। हर कोई उसे अपनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त बाग में भी थी। तमाम लड़के और लड़कियां उस रोती हुई लड़की को अपना बनाने के चक्कर में शोर मचाते साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए बाग का जायज़ा लिया। बच्चों के अलावा मेरे बेंच से कुछ दूर दूसरे बेंच पर एक लड़की अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ मुझे इतनी दूर से साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने बेंच से उठा और उस लड़की के बेंच की जानिब चल दिया। बच्चे भी खेल छोड़कर मेरे साथ उस लड़की की जानिब चल दिए। लड़की के पास पहुंचकर मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जवाब में लड़की ने सर उठाकर मेरी जानिब देखा और मुझे तमाम दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। उसकी काली सियाह काजल से भरी आंखें ज़ारो कतार रोने की वजह से कुछ मज़ीद काली महसूस हो रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीगा कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरी हैरानगी की वजह उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि वजह यह थी कि ये लड़की वही तस्वीर वाली लड़की थी जिसकी तस्वीर आज भी मेरे फ्लैट में मौजूद थी। लड़की ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे से गमगीन तासुरात अचानक ही उड़न छू हो गए और उसने मुस्कुराकर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, क्या आप मुझे अपना बनाएंगे? और मैं सटपटाकर आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। आप शायद उस तस्वीर की वजह से हैरानगी महसूस कर रहे होंगे। वो तस्वीर मैंने ही आपके फ्लैट में आपकी मेज़ पर रखी थी। मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, प्लीज़ मुझे मायूस मत कीजिएगा, उसने इल्तिजाई अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैं बता चुका हूँ कि मैं तबीयतन बहुत अय्याश वाक़ हुआ हूँ। उस वक्त उसी अय्याशी ने रंग दिखाया और मैंने उसे अपनाने की हामी भर ली। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं जल्द अज जल्द उससे शादी कर लूँगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चले। वो फ़ौरन मेरे साथ फ्लैट पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब हम दोनों उस जुड़े हुए बाग से बाहर निकले तो बच्चे दोबारा ऊंची आवाज़ में शोर मचा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे फ्लैट की जानिब रामा दामा थे। मैं उससे मुखातिब था, तुम्हारा नाम क्या है? हुरबानो, उसने कुछ देर सोचते रहने के बाद जवाब दिया। तो हुरबानो कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे माँ बाप बहन भाई कहाँ हैं? मैंने दोबारा पूछा। मैं लुधियाना में पैदा हुई थी। माँ बाप की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों ने तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे ख़त्म करवाने के लिए मेरे पीछे उंडे लगा दिए और मुझे जान बचाकर यहाँ आना पड़ा। इस शहर में मुझे सहारे की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत आपकी सूरत में पूरी हो गई, हुरबानो ने जवाब दिया। उसकी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैंने गमगीन सूरत बनाकर उसे दिलासा दिया कि वो फ़िक्र न करे, मैं उसके साथ हूँ और जल्द उससे शादी कर लूँगा। फ्लैट पर पहुँचकर मैंने मोटरसाइकिल फ्लैट के नीचे मौजूद गैराज में खड़ी की और उसे साथ लिए ऊपर फ्लैट की जानिब चल दिया। रात के 8 बज रहे थे। फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर मैंने लाइट ऑन की और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए अंदर किचन की जानिब चल दिया। पेप्सी की आधी बोतल खाली करके मैंने उसमें शराब मिक्स कर दी और बोतल लेकर वापस ड्राइंग रूम की जानिब चल दिया। लो तुम ये पियो, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, मैंने कहा और ड्राइंग रूम से मुंसलिक अपने बेडरूम की जानिब चल दिया। बेडरूम को मैं बैक वक्त बेडरूम, डार्क रूम और ड्रिपिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर जब मैं दोबारा ड्रिपिंग रूम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा हुरबानो बेसुध कालीन पर गिरी पड़ी थी। हाय, तुम्हारे हुस्न से फैज़याब होने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है, मैंने ठंडी सांस भरते हुए हुरबानो के पास सोफे पर बैठते हुए कहा और हाथ आगे बढ़ाकर हुरबानो के दूध की मानिंद सफ़ेद हाथों को थाम लिया। लेकिन अचानक ही हुरबानो ने आंखें खोल दी। उस वक्त उसका चेहरा पत्थर की मानिंद सपाट और संजीदा मालूम हो रहा था। मगर मैं तुमसे मोहब्बत न करती तो इस वक्त तुम्हारा वो हाल करती कि दुनिया देखकर कांप जाती।
लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि तुम्हारी इस हरकत के बावजूद तुम्हें एक अदद पेशकश करूँगी। उसने सपाट लहजे में मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। कौन सी पेशकश? मैंने भी सपाट लहजे में पूछा। मुझे मालूम है कि तुम इन दिनों कर्जे के बोझ तले दबे पड़े हो। मुझे अपनी वफ़ाएं दे दो, मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगी। अब तक तुम समझ चुके होगे कि मैं गैर मामूली क़ुव्वतों की मालिक हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। हुरबानो ने कहा। यानी मुझे तुमसे शादी करनी होगी? ये तो सारी ज़िंदगी का मामला है, मैं सोच कर जवाब दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। मुझे आज की रात तुम्हारे फ्लैट में गुजारनी होगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? हुरबानो ने पूछा। तुम बेडरूम में रात गुजार सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। और हुरबानो ने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर बेडरूम की जानिब चल दी। रात का 1 बज रहा था और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। किसी लड़की के साथ तमाम ज़िंदगी बंद कर गुजारना मेरे इख्तियार से बाहर था। ये हकीकत थी कि हुरबानो बेहद खूबसूरत थी, और ये भी हकीकत थी कि मैं एक भंवरा सिफत इंसान था। किसी एक पुल पर बैठे रहना मेरे इख्तियार से बाहर था। मैं आज यहाँ कल वहाँ परसों का पता नहीं वाली सिफत रखता था। लेकिन एक हकीकत और भी थी, कर्ज़ों के बोझ ने मेरी कमर तोड़ रखी थी। ऐसे वक्त में हुरबानो मेरे बेहद काम आ सकती थी। वो गैर मामूली क़ुव्वतों की मालिक थी। मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकती थी। मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। जब दिल भर जाएगा तो उसे तलाक देकर फ़रार हो जाऊंगा, मैंने सोचा और मुतमईन अंदाज में आंखें बंद करके सोफे पर लेट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो किचन से मज़ेदार नाश्ते की खुशबुएं उठ रही थी। गुस्ल वगैरह से फरागत के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने मेज़ पर नाश्ता मुंतज़िर था, जबकि हुरबानो उस वक्त किसी हूर से कम मालूम नहीं हो रही थी। भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। नाश्ते की इश्तिहा अंगेज़ खुशबुओं से मालूम हो रहा है कि नाश्ता बेहद लजीज होगा, मैंने कहा और सोफे पर बैठकर नाश्ते पर टूट पड़ा, जबकि हुरबानो मुस्कुराते हुए मुझे देखे जा रही थी। वो मुझसे पहले नाश्ता कर चुकी थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने मेरी जानिब देखते हुए पूछा, क्या सोचा है तुमने आखिर मेरी पेशकश के बारे में? जबकि मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोचना क्या है, मैंने तो रात को ही फैसला कर लिया था कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। और इतना लजीज नाश्ता करने के बाद मैंने इस फैसले पर मोहर सख्त करके पेन की निब तोड़ डाली है। अब हमें शादी करने से खुदा के अलावा कोई नहीं रोक सकता। हम अभी इसी वक्त कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे, ठीक है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हुरबानो ने असबात में सर हिला डाला। शाम तक हम रिश्ता इज़्दवाज में बंध चुके थे। रात का खाना हमने बाहर खाने का फ़ैसला किया और इस फैसले की बदौलत हम दोनों इस वक्त महंगे तरीन रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वो मुझे समझा रही थी, आप कर्ज़ों की वजह से इन फजूल खर्चियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कनात पसंदी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तुम्हारे होते हुए इन फजूल खर्चियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी ज़िंदगी बदल दोगी और तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। मैंने उसका वादा याद दिलाते हुए जवाब दिया, बेफिक्र रहें, मैं अपने वादे पर अब भी कायम हूँ। आपकी दुनिया पलट कर रख दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब संजीदगी और सच्चाई से देने होंगे। हुरबानो ने कहा। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम बिला झिझक सवाल पूछ सकती हो, मैंने जवाब दिया। हर इंसान में खुदा की तरफ से अता करदा कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है, जो वक्त के साथ साथ उसे मालूम हो जाती है। आप उम्र के इस दौर में पहुँच चुके हैं जहाँ आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत मौजूद है। ये याद रखिएगा कि कभी कभी ये सलाहियत खुदादाद साबित होती है। मुझे सोचकर बताइए, आप क्या काम आसानी और ऐसा तरीके से कर सकते हैं? हुरबानो ने पूछा। मैं समझता हूँ कि मैं फ़ोटोग्राफी और स्टोरीज़ लिखना दोनों ऐसी सलाहियतें हैं जो मुझे खुदा की तरफ से अता करदा हैं और जिनकी तकमील मेरे लिए बाइस से मुश्किल साबित नहीं हो सकती, मैंने जवाब दिया। इन 2 सलाहियतों में से भी आपको एक का तयन करना होगा, हुरबानो ने जवाब दिया। तो फिर फ़ोटोग्राफरी बेहतर रहेगी, मैंने कुछ देर सोचते रहने के बाद जवाब दिया। तो फिर आप ऐसा कीजिए, छोटे पैमाने पर फ़ोटोग्राफरी की नुमाइश का बंदोबस्त कीजिए। उस नुमाइश को 4 चांद लगाना मेरी जिम्मेदारी है, हुरबानो ने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन उस रात के बाद हालात ने ऐसी करवट बदली कि नुमाइश तो क्या, मुझे फ़ोटोग्राफी का भी मौका न मिल सका। हुआ यूँ कि मुझे काफ़ी अरसे से गुर्दों की शदीद तकलीफ़ महसूस हो रही थी।
हूर बानो के इसरार पर जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं और ये सब बेतहाशा शराब नोशी की बदौलत हुआ है। अब मेरे पास इतनी रकम भी मौजूद नहीं थी कि मैं ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता। उस रात परेशानी की वजह से मैंने हूर बानो से भी तल्ख कलामी की। वो मुझे दिलासा दे रही थी कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी इस बात की वजह से मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। मैंने चीखते हुए कहा, इस सब की ये धरे की जिम्मेदार तुम ही हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। तुम्हारे सब वादे झूठे थे। मुझसे शादी करने के लिए तुमने दरोगोई से काम लिया था। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो हैरत भरी निगाहों से मेरी जानिब देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो जैसे मेरी ज़िंदगी में अचानक आई थी वैसे ही अचानक वापस जा चुकी थी, जबकि मैं एक दफ़ा फिर फ्लैट में अकेला रह चुका था। मुझे नहीं मालूम वो सब कुछ ना जाने कैसे हो गया। ऑपरेशन की रकम का बंदोबस्त भी हो गया और गुर्दे का भी बंदोबस्त हो गया। इस तमाम अरसे में हूर बानो का कुछ पता नहीं चला। मैं उसे बेवफा जानकर भुला चुका था। ऑपरेशन के बाद जब मैं सेहतियाब होकर फ्लैट वापस आया तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ। ये सब किया धरा दरअसल हूर बानो ही का था। मेरी मोटरसाइकिल बेचकर उसने ऑपरेशन की रकम का बंदोबस्त किया था और अपना एक गुर्दा देकर मेरी ज़िंदगी को दोबारा खुशगवार बना दिया था। वो वाकई चाहे जाने के लायक थी। वो इंसान नहीं बल्कि हूर थी। मैंने उसी वक्त दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, उसे अनजाने में भी दुख नहीं दूंगा। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था और जैसा कि आगे चलकर हुआ भी। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान पर कुछ लम्हे ऐसे आ जाते हैं जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और सच्चाई का दामन थामे रखने की बजाय बुराई का रास्ता इख्तियार कर लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल ये तो बात की कहानी है। उस वक्त तो मैं फ्लैट पर हूर बानो के पहलू में बैठा जज्बाती अंदाज में उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और वो मेरे जज्बातीपन की वजह से काफ़ी हद तक बदहवास दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी, एक मशरक़ी बीवी ऐसा सब कुछ अपने शौहर के लिए कर सकती है। मैंने भी वही कुछ किया और आगे भी बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात पूछूं हूर बानो? मैंने हूर बानो की जानिब देखते हुए पूछा। जी ज़रूर पूछिए, हूर बानो ने जवाब दिया। तुम कौन हो और मुझ में तुम्हें ऐसी क्या बात नज़र आई कि तुम मुझ में दिलचस्पी लेने लगी, हत्ता कि मुझ जैसे आवारा बदमाश शख्स से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई? मैंने पूछा। ये दिलों के भेद हैं। मैं आपसे आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से मोहब्बत कर रही हूँ, जबकि मोहब्बत में इंसान आग में कूदने के लिए भी तैयार हो जाता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये दुनिया बेशुमार पुरस्रार मखलूक़ात से भरी पड़ी है। आप मुझे भी ऐसी ही पुरस्रार मखलूक समझ सकते हैं। इतना यकीन ज़रूर दिलाऊंगी कि मेरे वजूद की बदौलत आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, हूर बानो ने जवाब दिया, जबकि मैंने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं जाना और ख़ामोश हो गया। अगला दिन मैंने मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों के दफातर के चक्कर काटते गुजारा। शाम को जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर चुका था। हूर बानो ने 1-2 दिनों में फ़्लैट का हुलिया बदल कर रख दिया था। अब फ्लैट को देखकर ऐसा महसूस होता जैसे सलीका शेयार बीवी का साया फ्लैट पर पड़ चुका हो। अब तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि ये सलीका शेयार और मोहब्बत करने वाली बीवी वाकई जन्नत की किसी नेमत से कम मालूम नहीं होती। मैं जब पहले शाम को थकारा फ्लैट में दाखिल होता था तो अक्सर इतना थक चुका होता था कि रात का खाना खाए बगैर ही सो जाता। लेकिन आज जब मैं फ्लैट में दाखिल हुआ तो साफ़ सुथरे फ्लैट में हूर बानो लजीज खानों की मेज़ सजाए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मेरी भूख इंतहा की आखिरी हदों को छू रही थी। मुँह हाथ धोने के बाद मैं खाने पर टूट पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद दिन भर की थकन उतारने के लिए मैंने बेडरूम का रुख किया। वो मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आ गई और मेरे पास बेड पर बैठकर मेरे पाँव दबाने लगी। लगता है आज आप बहुत थक गए हैं, उसने पूछा। हाँ, वाकई मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे अपने मकसद में खातिर हुआ कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर नुमाइश का बंदोबस्त कर लिया है। फ़ोटोग्राफ़र होने की वजह से मुझे कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आई। बहुत से इदारों में मेरी अच्छी जान पहचान ने रंग दिखाया और वो लोग अगले महीने नुमाइश के लिए आमादा हो चुके हैं। अब तुम बताओ कि आगे मैंने क्या करना है, मैंने पूछा। आगे आपने सिर्फ इतना करना है कि ये कैमरा अपने सराहने रख कर सोना है
اس نے میرا قیمتی کیمرہ میرے سراہنے کے قریب رکھتے ہوئے کہا اور اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگی۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہو اور ہواؤں میں اڑنے لگ گیا ہو۔ سرور انگیز نشے کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد میں ایسی خوبصورت سرسبز وادی میں پہنچ چکا تھا جس کا تصور صرف خوابوں کی دنیا میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت کی دنیا اس کے سامنے کمتر محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنا قیمتی کیمرہ اٹھائے تصویر کھینچنے لگا۔ 1 ریل، 2 ریل، 3 ریل، میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس خوبصورت سی دنیا کو اپنے کیمرے کی مختصر سی دنیا میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ لاتعداد پھولوں کی اقسام ایک قطار میں جلوہ افروز تھی۔ ہر جانب خوشنما پرندے مجھے دیوانہ کیے دے رہے تھے، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے۔ اچانک ہی مجھے حور بانو کی آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز بہت دور سے آ رہی ہو۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ حور بانو مجھ پر جھکی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ حور بانو، تم نے یہ کیا غضب کر دیا؟ میں اتنی خوبصورت وادی میں بھنورے کی طرح اڑ رہا تھا۔ تم نے اس حقیقت کی دنیا میں لا کر مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ 3 ریلیں کیمرے کے ساتھ پڑی ہیں، شاید آپ نے ڈیولپنگ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ مجھے حور بانو کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر سراہنے کے قریب پڑے کیمرے اور 3 عدد ریلوں کی جانب دیکھا۔ اچانک مجھے حور بانو کے رات کو کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ آگے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ کیمرہ سراہنے رکھ کر سونا ہے۔ حور بانو، تم بہت اچھی ہو، تم نے واقعی میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ 1 منٹ میں ذرا یہ ریلیں ڈیولپ کر رہا ہوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں، میں نے کہا اور ریلیں اٹھا کر بیڈ روم کے ساتھ بنے ڈارک روم کی جانب چل دیا۔ تصویریں کیا ہیں؟ جادو ہے، جادو، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اگر ان کی نمائش کا بندوبست ہو جائے تو میں دنیا کا سب سے عظیم فوٹوگرافر بن جاؤں گا، میں نے خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا۔ تصویریں میرے سامنے میز پر بکھری پڑی تھی۔ وہ خوبصورت حسین وادی میرے مشتاق ہاتھوں کی بدولت جیسے تصویروں میں سما چکی تھی۔ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے نا؟ میں نے دوبارہ حور بانو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ جو کچھ بھی ہے، آگے سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے ان پر مزید محنت کرنی ہے، ان تصویروں کی لارج ڈیولپنگ کرنی ہے، فریم کروانا ہے۔ میرے خیال میں 1 مہینہ ان کاموں کے لیے بہت ہے۔ آپ آج ہی سے کام کا آغاز کر دیں، حور بانو نے کہا، اور میں نے فرما بردار بچے کی مانند سر ہلا دیا۔ وہ پورا مہینہ میں نے انتھک محنت کر کے گزارا، اور انتھک محنت کا پھل 1 مہینے کے بعد مجھے کامیاب نمائش کی صورت میں مل گیا۔ لوگ جیسے میری نمائش دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ اخباروں، ٹی وی میں روزانہ میرے انٹرویو شائع ہو رہے تھے۔ مجھ سے بار بار اس وادی کے متعلق پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ ظاہر ہے میں ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا تھا؟ ان سوالوں کے جواب تو مجھے خود بھی معلوم نہیں تھے۔ اس لیے میں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور انہیں کہہ دیا کہ یہ شمالی علاقہ جات کی ایک بالکل غیر معروف وادی ہے، جہاں تک جانے کا راستہ بہت پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ میں خود وہاں تک جاتے جاتے 2-3 دفعہ موت کے منہ کا نوالا بنتے بنتے بچا۔ بہرحال میں اپنی اوقات سے کچھ زیادہ ہی شہرت حاصل کر چکا تھا، لیکن میرا پیٹ اب بھی خالی تھا۔ میں ابھی مزید کچھ کرنا چاہتا تھا، آسمانوں کو چھونا چاہتا تھا۔ صبر و شکر کر لینا میری فطرت کے خلاف تھا۔ میں تخلیقی کام کرتے رہنا چاہتا تھا۔ تبھی تو جب فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن کمپنی JJ کمپنی کے کرتا دھرتا الیاس چودھری نے مجھے اپنی مہنگی ترین فلم کے لیے فوٹوگرافی کی پیشکش کی، تو میں نے نہ صرف اس آفر کو رد کر کے اسے حیران کر دیا، بلکہ مزید حیران میں نے اسے اپنی دوسری آفر سے کیا۔ اور وہ آفر کیا تھی؟ اس کی کمپنی کے لیے فلم ڈائریکٹر بننے کی۔ بھلا فلم ڈائریکٹری سے معمولی فوٹوگرافر کا کیا کام؟ لیکن حور بانو کی عطا کردہ اس خوبصورت وادی کی تصویروں کا نشہ اس وقت شاید الیاس چودھری پر پوری طرح حاوی تھا۔ تبھی تو اس نے نہ صرف مجھے چانس دینے کا وعدہ کیا، بلکہ دوسرے دن ملاقات کا وقت بھی دے دیا۔ میں اس موقع کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دوسرے دن کیل کانٹے سے لیس ہو کر اس کے شاندار آفس پہنچ چکا تھا۔ اس تفصیلی ملاقات میں نے اسے اپنا گرویدہ کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس مقصد کی خاطر
خواہ کامیابی بھی حاصل کی، جس کے نتیجے میں اس نے میری اسٹوری کو جو میں اپنے ساتھ لایا تھا اوکے کر دیا اور مجھے جے پروڈکشن کے لیے ڈائریکٹر سائن کر لیا۔ پھر پہلے کاغذی کارروائی ہوئی، ہیروئن کا انتخاب کیا گیا اور پھر شاندار طریقے سے باقاعدہ فلم کا افتتاح کر دیا گیا۔ جے پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم کی پبلسٹی پر خوب توجہ دی جا رہی تھی۔ الیاس چودھری پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ نہ جانے اسے مجھ جیسے ناتجربہ کار ڈائریکٹر میں ایسی کیا بات نظر آئی تھی کہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا، جبکہ میں اپنی اس پہلی فلم پر دن رات محنت کر رہا تھا۔ یہ فلم میری ترقی کی پہلی سیڑھی ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں دل و جان سے محنت کر رہا تھا۔ میں نے فلم کا نام حور رکھا تھا، جبکہ فلم کی خوبصورت ہیروئن نینی علی کسی حور سے کم معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی فلم کے لیے خاص طور پر نینی علی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کوئی کامیاب ہیروئن نہیں تھی، پہلی فلم کی کامیابی نے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بعد لاتعداد فلموں میں ناکامی نے اسے دوبارہ زمین پر پہنچا دیا۔ اب اس کے پاس اکا دکا فلمیں تھیں جن میں اس کا رول جاندار نہیں تھا۔ ٹی وی اور پریس میڈیا میرے اس دلیرانہ اقدام کو خوب اچھال رہے تھے اور یہ سب کچھ میرے حق میں بیحد مفید ثابت ہو رہا تھا۔ مفت کی پبلسٹی ہاتھ آ رہی تھی۔ بہرحال جب میں نے اپنی فلم کے لیے نینی علی کا انتخاب کیا تو الیاس چودھری نے مجھے اسے سائن کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اسے یہ جواب دے کر خاموش کر ڈالا تھا کہ فلم کی ناکامی میں ڈائریکٹر یا رائٹر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہیرو یا ہیروئن تو کٹ پتلیوں کی مانند ہوتے ہیں جن کی ڈور کا آخری سرا ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر جس طرح چاہے ان سے کام لے سکتا ہے۔ نینی علی کے بارے میں مختلف قسم کے لاتعداد اسکینڈل تھے۔ کامیاب ڈائریکٹر پر تن من فدا کرنا اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور یہ کہ اس کا تعلق شاہی بازار کے خاص اونچے طبقے سے رہ چکا تھا۔ یہ اونچا طبقہ سرمایہ داروں یا پھر وزیروں کے انڈر آتا ہے، لیکن بہرحال ایسے اسکینڈل شوبز سے تعلق رکھنے والوں کے گرد بھنوروں کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال دن رات کی محنت کی بدولت فلم مکمل ہو چکی تھی اور ہم نے پریس کے سامنے پیش کر دی تھی۔ فلم کو کافی سراہا جا رہا تھا، لیکن نتیجہ تو بہرحال تب نکلنا تھا جب اسے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا۔ بہت دھوم دھام سے فلم مہنگے ترین سینماؤں کی زینت بن چکی تھی۔ حربانو ہر وقت دعائیں مانگنے میں مصروف نظر آتی۔ پتہ نہیں یہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا یا پھر میری محنت کا پھل تھا۔ فلم کامیابی حاصل کر چکی تھی، بلکہ اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ چکی تھی، جبکہ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اب تک میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہا تھا وہ کامیاب ہی ہو رہا تھا۔ شاید ایسا حربانوں کی وجہ سے ہوا تھا یا شاید میری محنت کا نتیجہ تھا۔ جو بھی تھا میں بہت خوش تھا۔ مجھے منزل مل چکی تھی، اور جب انسان کو منزل مل جائے تو وہ کچھ نہ کچھ مغرور ضرور ہو جاتا ہے۔ منزل مل جانے کی خوشی میں بعض اوقات اپنے پیاروں کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے جب دولت اور شہرت اچانک ملی تو میں آسمانوں پر اڑنے لگا۔ نیچے موجود لوگ مجھے چھوٹے اور حقیر دکھائی دینے لگے۔ میں نے انہیں دیکھنا فضول جانا اور آنکھیں پھیر لی۔ ان حقیر لوگوں میں حربانو بھی شامل تھی، جو کہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باوفا اور پیار کرنے والی بیوی کا درجہ رکھتی تھی۔ لیکن انسان کو جب کوئی چیز آسانی سے خود بخود میسر آ جاتی ہے تو اس کے دل میں اس چیز کی قدر ماند پڑ جاتی ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی میرا بھی حال تھا۔ تبھی تو میں نے حربانو پر نینی علی کو ترجیح دی اور میری اکثر شامیں نینی علی کے ساتھ گزرنے لگی۔ حربانو کی حیثیت میرے گھر میں ایک شو پیس سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ وہ دن رات میرے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی۔ میں جب بھی گھر آتا تو اکثر اسے دروازے پر بیٹھا پاتا۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا۔ میری نظر میں یہ سب کچھ دکھاوا تھا۔ وہ میرے پاؤں کی زنجیر بننا چاہتی تھی، جبکہ آزادی لاپرواہی میرے خون میں شامل تھی۔ بند کر رہنا میری فطرت کے خلاف تھا۔ اسی لیے ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ اور یہ کہ جلد ہی نینی علی سے شادی کرنے والا ہوں۔ اسے شاید کچھ میرے ارادوں کی بھنک پڑ چکی تھی، تبھی تو اس نے زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہیں جانا۔ بس ڈوبتی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، خدا آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اور کامیاب رکھے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی اور آپ کی مرضی سے جا رہی ہوں۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو آواز دے لیجئے گا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں نے خس کم جہاں پاک کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں
नैनी अली को अपनी रिहाई की खुशखबरी सुना रहा था। दिन इसी तरह नैनी अली की खूबसूरत रफ़ाकत में गुजरने लगे। मैंने हूर बानो को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। नैनी मेरे साथ मेरे बंगले में शिफ्ट हो चुकी थी, बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से, या दुनिया वालों की नज़र में एक रखेल की हैसियत से। मुझे इन बातों की परवाह नहीं थी। मैं बस आज़ाद रहना चाहता था, दोबारा बंद जाने की हिमाकत करना नहीं चाहता था। आज़ादी का भी अपना ही नशा होता है जो आसानी से नहीं छूटता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। इसलिए नैनी अली के इसरार के बावजूद मैंने उससे शादी नहीं की। बहरहाल इस तमाम अरसे में हर प्रोड्यूसर मुझे अपनी फ़िल्म के लिए डायरेक्टर राइटर के तौर पर साइन करना चाहता था। मेरे ऊपर दौलत की बारिश होती दिखाई दे रही थी। मैं भला घर आई दौलत को क्यों ठुकराता? मेरी हालत तो चिड़िया के उस बच्चे जैसी थी जिसका मुंह 24 घंटे खुला ही रहता है। उसके पेट में जितना चाहें दाना डाल दिया जाए, उसका पेट कभी नहीं भरता और मुंह हमेशा खुला ही रहता है। इतनी फिल्म साइन करने के बावजूद मैंने ये सोचा कि इन्हें मुकम्मल कैसे करूँगा। दूसरी जानिब अब हर प्रोड्यूसर की यह ख्वाहिश थी कि मैं पहले उसकी फ़िल्म जल्द अज जल्द मुकम्मल करूँ। मैंने हिम्मत बांधी और इकट्ठी 4-5 फिल्मों का इफ्तिताह कर दिया। मेरी हर फिल्म की हीरोइन नैनी अली थी, लेकिन ना जाने क्यों अब मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। शायद ऐसा काम की ज़्यादती की वजह से था। मैं किसी भी सब्जेक्ट को सही टाइम नहीं दे पा रहा था। नैनी अली भी काम की ज़्यादती की वजह से अक्सर मुझसे उलझती रहती थी। नतीजा ये निकला कि मेरी हर फिल्म को नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं एक दफ़ा फिर आसमान से ज़मीन पर पहुंच चुका था। नाकाम डायरेक्टर को भला कौन दोबारा साइन करता है? मेरे पास अब भी कुछ फिल्में मौजूद थी जिन पर काम अभी नहीं हुआ था। मेरी पैदर पे फिल्में नाकाम होते देखकर उन फिल्मों के प्रोड्यूसरों ने मुआहदे मनसूख कर देना बेहतर जाना। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मुझे अचानक ही छूत की बीमारी लग गई हो। हर शख्स मुझसे कन्नी कतराने की कोशिश करता नज़र आ रहा था। नैनी अली, जिसे मेरी वजह से शोहरत मिली थी, अब किसी और कामयाब डायरेक्टर के साथ दिखाई देती थी। उसने मेरे जैसे नाकाम और कल्लाश डायरेक्टर के साथ रहकर करना भी क्या था? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा था। कुछ ही दिनों में नौबत फाकों तक आ जाती। इससे पहले कि मामला इस हद तक पहुँचे, मैंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह देना मुनासिब समझा और अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर दोबारा अपने पुराने फ्लैट पर आ गया। यहाँ वापस आकर मुझे मालूम हुआ कि मैं हूर बानो से कितनी मोहब्बत करता था। फ्लैट में रखी एक एक चीज़ से मुझे उसका चेहरा झलकता दिखाई देता, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मुझे उसकी यादों को दिल से निकालना होगा। अखबार की नौकरी तो हाथ से गई सो गई। मैंने उधार वगैरह लेकर फोटोग्राफरी की दुकान खोल ली, लेकिन दुकान कुछ खास नहीं चल सकी, बस गुजारा हो जाता था। जबकि मुझे अब ज़िंदगी के गुजर जाने की ही ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने हालात के सरकश धारे के आगे सर झुकाने में बेहतरी जानी। उस रात मैंने ग्राहकों के इंतज़ार करने के बाद दुकान बंद की और अपने फ्लैट की तरफ पैदल चल दिया। ना जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि उस बाग को देखा जाए जहाँ मेरी हूर बानो से मुलाकात हुई थी। मैं उस उजड़े हुए बाग की जानिब चल दिया। बाग में हस्बे तवक्को बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा था। मैं बेंच पर बैठकर उन्हें मायूसाना नज़रों से देखने लगा। वो चिल्ला रहे थे, एक लड़का बाग में बैठा रो रहा है, इसका कोई साथी नहीं, जिसको लेना है ले लो। और फिर वही धमा चौकड़ी, छीना झपटी। जबकि मैं सोच रहा था वाकई में बाग में तन्हा बैठा हूँ, जिसका कोई साथी नहीं है। काश पहले की तरह आज भी हूर बानो मेरे पास आ जाए। गलती तो इंसान से हो जाती है, उसे गलती के अजाले का मौका देना चाहिए। शाम के भूले को भूला नहीं कहना चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना चाहिए। एक दफ़ा ठोकर खाने वाला दोबारा संभल कर एहतियात से चलता है, उसे दोबारा चलने का मौका देना चाहिए। मैंने हसरत भरी निगाहों से उस बेंच की जानिब देखा जिस पर कभी मुझे हूर बानो बैठी मिली थी, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बेंच पर बैठी रो रही थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ मुझे इतनी दूर बैठे होने के बावजूद साफ सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से उठकर उसकी जानिब चल दिया। सब बच्चे भी खेल छोड़कर मेरे साथ उस लड़की की तरफ चल दिए। हूर बानो, ये तुम हो ना? मैंने बेंच के पास पहुंचकर लड़की से मुखातिब होते हुए कहा। जवाब में लड़की ने सर उठाकर मेरी जानिब देखा और मुझे तमाम दुनिया घूमती महसूस होने लगी। उसकी काली सी आंखें ज़ारो कतार रोने की वजह से कुछ मज़ीद काली महसूस हो रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीगा कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरी हैरानी की वजह उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि वजह यह थी कि वह हूर बानो नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। कसूर मेरा था।
پھر میں اسے بھلا کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ مجھے اسے بھول جانا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے میں باغ سے باہر نکل آیا۔ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور جولانیوں کے ساتھ میرے سامنے جلوہ فروز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اسے غلطی کے ازالے کا موقع دینا چاہیے۔ شام کے بھولے کو بھولا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ٹھوکر کھانے والا دوبارہ سنبھل کر احتیاط سے چلتا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، جبکہ میں اسے دل و جان سے فدا ہونے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ کیا میری زندگی میں آئی۔ زندگی دوبارہ رنگ بدلنے لگی۔ میری دکان اچانک ہی چلنے لگی۔ کچھ رقم پس انداز کر کے میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فوٹو اسٹیٹ مشین بھی رکھ لی۔ یہی نہیں بلکہ کچھ دن کے بعد ایک فلم پروڈیوسر مجھے ڈھونڈتا ہوا دکان تک آ گیا اور مجھے اپنی نئی فلم کے لیے بطور ڈائریکٹر سائن کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ کوئی غلطی کر کے حوربانوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے مجھے اتنا دے دیا تھا، وہ میرے اور حوربانوں کے لیے کافی تھا۔ میں اس کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ ویسے بھی ٹھوکر کھایا ہوا انسان اگلا قدم بہت سوچ سمجھ کر احتیاط سے اٹھاتا ہے، جبکہ میں لاپرواہیاں چھوڑ کر احتیاط کا دامن تھام چکا تھا۔ میرے انکار پر وہ فلم پروڈیوسر بہت حیران ہوا۔ تھوڑی دیر سمجھا بجھا کر آخرکار دکان سے باہر کی جانب چل دیا، جبکہ میں مطمئن انداز میں دکان بند کرنے لگا، کیونکہ فلیٹ میں حوربانو میرے انتظار میں بیٹھی میری راہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں آج تک یہ بھی نہیں جان پایا کہ حوربانو کا تعلق کس مخلوق سے ہے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: منجو نمیش صاحبہ ہیں دلی سے، رخسار ناز ہیں پریاگ راج سے، روبی پروین ہیں ممبئی سے، سیدہ مدیحہ کراچی سے، سعدیہ رضوی ہیں کینیڈا سے، فرزانہ اقبال علی ہیں دلی سے، حبلی صاحبہ ہیں کرناٹکا انڈیا سے، حمیرہ شاہین ہیں کراچی سے، حسیب النساء ہیں اتر پردیش سے، تسمینہ شیخ ہیں اندور مدھیہ پردیش سے، عابدہ صاحبہ ہیں بہاولپور سے، ثنا عزیر ہیں جھارکھنڈ رانچی سے، فیاض خان صاحب ہیں ترنڈا محمد پناہ تحصیل لیاقت پور سے، عبد الماجد صاحب ہیں سانگڑ سندھ سے، قاسم اکرم صاحب ہیں کراچی سے، اصفر زادہ ٹورنٹو کینیڈا سے، محمد حسین علی شہر کا نام نہیں لکھا، محمد عمران ضمیر نعمانی راس الخیمہ UAE سے، رضوان صاحب ہیں چکوال سے، انصاری شاہ نواز کویت سے ہیں تعلق انڈیا سے، فیصل امتیاز صاحب ہیں نارووال قلعہ احمد آباد سے، عارض ظفر صاحب ہیں لاہور سے، یاسر محمود صاحب ہیں مسقط عمان سے، دیوریا نور حسن دلی سے، توفیق صاحب ہیں لکھنؤ سے، ہارون سید صاحب ہیں دمن سے، معصوم علی پارا صاحب ہیں لکھنؤ سے، شیخ فاروق صاحب ہیں راولپنڈی سے، روبی صاحب ہیں سیول ساؤتھ کوریا سے، اسلام خان صاحب ہیں انڈیا سے، شہر کا نام نہیں لکھا، ڈاکٹر ایم عالم صاحب ہیں بھوپال سے، محمد اقبال رندھاوا صاحب ہیں سانگڑ سندھ سے، غلام فرید صاحب ہیں رحیم یار خان سے، مجید صاحب ہیں مالدیپ سے، کریم صاحب ہیں کشن نگر بہار سے، رحمت صاحب ہیں UAE سے، سم خان ہیں اٹلی سے، قاسم خان صاحب ہیں راجستھان سے، رضا صاحب ہیں کانپور سے، یاسر علی صاحب ہیں سیالکوٹ بھوپال والے سے، محمد وسیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی مہاراشٹر سے، عمران خان صاحب ہیں کراچی سے، آصف خان صاحب ہیں کراچی سے، محمد شاویز صاحب ہیں غازی آباد لونی سے، اور شاہد صاحب ہیں ورک شاپ اڈا لاہور روڈ سرگودا سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔